नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज गांधी जयंती है और महात्मा गांधी जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज पूरे देश में जातिगत जनगणना की चर्चा हो रही है और वो भी उनके जन्मदिवस पर। बिहार की सरकार ने आज अपने राज्य के जातिगत आंकड़े सार्वजनिक करके महात्मा गांधी को एक नई तरह से श्रद्धांजलि दी है। नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे नेता जातिगत राजनीति के शुरुआत से ही चैंपियन रहे हैं और बिहार में जातियों के नए आंकड़ों के आधार पर विपक्षी दलों के नेता अब आरक्षण को इस चुनाव में एक नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। रणनीति यह रहेगी कि अगर पिछड़ी जातियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो फिर उनका आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। यानी एक जमाने में उनको आरक्षण इसलिए मिलता था, कहा जाता था कि वो अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या कम है इसलिए आरक्षण मिले, और अब यह कहा जाता है कि आरक्षण इसलिए ज्यादा मिले क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि आजादी के 76 वर्ष बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जब भारत चंद्रमा तक पहुंच चुका है, हमारे देश के नेता आज भी जातियों पर टिकी राजनीति को सोशल इंजीनियरिंग का नाम देकर चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। आज हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि भारत में असल में सबसे बड़ी जाति का नाम है गरीबी, जिस पर इन नेताओं का ध्यान जा ही नहीं रहा। इसके बाद हम आपको महात्मा गांधी की फिटनेस का राज बताएंगे। महात्मा गांधी के विचारों से आप प्रभावित हों या ना हो, लेकिन आज के जमाने में उनके फिटनेस टिप्स और उनकी डाइट आपके बहुत काम आ सकती है। महात्मा गांधी 5.5 फीट के थे और उनका वजन था सिर्फ 47 किलोग्राम। वो नमक ना के बराबर खाते थे और अपना डिनर शाम को 5 बजे के आसपास कर लिया करते थे। आज हम आपको महात्मा गांधी की दिनचर्या और उनकी डाइट के बारे में बताएंगे ताकि आप भी अपना वजन आज के जमाने में कम कर सकें और अपनी फिटनेस बढ़ा सकें। और आखिर में आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में वो कौन से लोग हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारना चाहते हैं। आज भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच कुछ लोगों ने पटरी पर लोहे की कील फंसाकर और बड़े बड़े पत्थर रखकर इस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की, जिससे सैकड़ों यात्री मारे जा सकते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी इलाके में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होने वाली थी। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम उस रिपोर्ट से करना चाहते हैं जिसमें बिहार की जातिगत जनगणना के लिए और जो जातिगत सर्वे हुआ है उसके नए आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। और यह सर्वे रिपोर्ट तब आई है जब आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और वो हमेशा से जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज पूरे देश में उनकी जयंती पर ही जातिगत सर्वे की चर्चा हो रही है, जातियों की चर्चा हो रही है। और इस सर्वे के मुताबिक इस समय बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है, जिसमें हिंदुओं की आबादी है 81.9%, मुसलमानों की आबादी है 17.7%, ईसाई की आबादी है 0.05% और सिख धर्म की आबादी बिहार में है 0.01%। तो बिहार का पूरा जो आंकड़ा है इस समय, जो ब्रेकअप है बिहार की आबादी का, वो आपके सामने है। अगर हम इन आंकड़ों की तुलना 2011 की जनगणना से करें तो बिहार में हिंदुओं की आबादी वर्ष 2011 में 82.7% थी, जो अब 12 वर्षों के बाद बढ़ी नहीं है, कम हो गई है, 81.9% हो गई है। तो बड़ी बात यह है कि हिंदुओं की आबादी बिहार में कम हुई है और यह 0.7% कम हो गई है पिछली बार के मुकाबले। 12 वर्षों में बिहार में हिंदुओं की आबादी कम हुई है। हिंदुओं की आबादी तो कम हो गई, बढ़ किसकी रही है? मुसलमानों की आबादी वर्ष 2011 में 16.9% थी और अब मुस्लिम आबादी बढ़कर बिहार में 17.7% हो गई है, यानी लगभग मान लीजिए 18%। यानी बिहार में मुसलमानों की आबादी में 0.8% की वृद्धि हुई है। हिंदुओं की आबादी बढ़ी है, घटी है, और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। बिहार सरकार के मुताबिक 7 जनवरी को शुरू हुई इस जातिगत जनगणना के तहत 2 चरणों में सर्वे का काम हुआ और इस दौरान जो आंकड़े पता चले वो काफी हैरान करने वाले हैं। इसलिए आप भी जरा ध्यान से इन आंकड़ों पर आज नजर डालिए। इस जनगणना में बिहार सरकार ने राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें एक है पिछड़ा वर्ग और दूसरा है अति पिछड़ा वर्ग।
बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 3,54,00,000 यानी 27.1% है और अति पिछड़े वर्ग की आबादी 4,70,00,000 यानी 36% है। अब ये आपके सामने ब्रेकअप आप देख लीजिए। दलित समुदाय की आबादी 2,56,00,000 है यानी 19.6%। आदिवासी समुदाय की आबादी 21,99,000 यानी 1.6% और अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी, जनरल कैटेगरी और अगड़ी और सवर्ण जातियों की आबादी है बिहार में 15.5%। ये आपके सामने है। जो जनरल कैटेगरी है 15%, पिछड़ा वर्ग 27%, अति पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति लगभग 1.5%। यानी इस हिसाब से देखें तो बिहार में पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की कुल आबादी हो गई 63%, 63%। और अगर दलित और आदिवासी समुदाय की आबादी भी इसमें जोड़ दें तो बिहार की कुल आबादी में 84.5% आबादी पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों की है। 85% आबादी बिहार में पिछड़े, दलित और अति पिछड़े लोगों की है। यह आप देख लीजिए। इन जातियों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े वो लोग भी शामिल हैं जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, उस वर्ग में आते हैं। इस जनगणना से पहले बिहार में पिछड़े वर्ग की अनुमानित जनसंख्या 26 से 28% थी, जो अब इस सर्वे में 27.1% रह गई है। इसके अलावा बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक की राजनीति करती रही है। यहां पर एक खास बात आपको बताना चाहते हैं। लालू यादव की जो पूरी राजनीति है वो उसे हम कहते हैं MY समीकरण के तहत होने वाली राजनीति। जो फॉर्मूला है वो है MY यानी मुस्लिम प्लस यादव, और वो हमेशा से यही राजनीति करते हैं। अब इसका जो USP है, जो आज नए आंकड़े आए हैं, जो शायद अभी तक किसी ने उसका विश्लेषण नहीं किया होगा, इस नए सर्वे के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी अब है 17.7% या आप मोटा मोटी मान लीजिए 18%, और यादव जाति के लोगों की आबादी है 14.2%। और इस तरह बिहार में मुस्लिम और यादवों के वोट लगभग मिलकर हो जाते हैं 32%, जिनमें मुसलमानों के वोट यादव जाति के वोटों से ज्यादा हैं। मुसलमान हैं 18%, यादव हैं 14%। और इस हिसाब से देखें तो नेतृत्व में भी मुसलमानों को यादव जाति के लोगों से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस पूरे समीकरण को अगर आप देखेंगे, मुस्लिम और यादव समीकरण को, मुसलमान है 18%, यादव हैं 14%, लेकिन इस पूरे समीकरण की लीडरशिप है यादवों के पास। शुरुआत होती है लालू यादव और उनके परिवार से, और इस पूरे गठबंधन में नंबर 1 पर, यानी इसको नेतृत्व करने वाले होने चाहिए मुसलमान, लेकिन मुसलमान है अभी नंबर 2 पर, और यादव नेतृत्व है नंबर 1 पर। यानी यादवों का जो वोट बैंक है वो इस पूरे समीकरण को लीड करता है, जबकि होना चाहिए उल्टा। बिहार की सरकार में आरजेडी के जो 16 मंत्री हैं उनमें 6 मंत्री यादव हैं और सिर्फ 3 मंत्री मुसलमान हैं, जबकि बिहार में मुसलमानों के वोट यादवों से ज्यादा हैं। इसी तरह पूरे बिहार में कुल 54 विधायक यादव जाति के हैं, जबकि मुस्लिम विधायकों की संख्या सिर्फ 20 है। तो जो मुस्लिम आबादी 18% है उसके विधायक हैं सिर्फ 20, और जो यादव समुदाय जो है वो 14% है, उसके विधायक हैं 54। यानी मुसलमानों की आबादी यादवों से ज्यादा है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व यादवों के मुकाबले बहुत कम है। और हमें लगता है कि अब बिहार के मुसलमानों को शायद वो ये कहना शुरू कर देंगे कि अगर संख्या बल में वो ज्यादा हैं तो फिर नेतृत्व में भी उन्हें ज्यादा शेयर चाहिए, ज्यादा मौका उन्हें चाहिए। तो अब होगा क्या? हो सकता है 18% के इस इतने बड़े वोट बैंक के साथ बिहार के मुसलमान कहें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारी होनी चाहिए क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। यह शायद संभव ना हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री ना भी सही, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर नजर गड़ाकर रखेंगे। तो एक जो बहुत बड़ा असर जो इसका होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो यादव और मुस्लिम समुदाय का जो कंबाइंड वोट बैंक है 32% का, जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा चंक है, इसमें जो पहली लीडरशिप अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो वो मुसलमानों की होनी चाहिए। अगड़ी जातियों की बात करें तो अगड़ी जातियों में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोगों की आबादी 1 से 2% बिहार में कम हुई है।
ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, बिहार में MY समीकरण, ये आप आंकड़ा उसका देख लीजिए। और ये बात आज हमारी आप याद रखिएगा, और जितने हमारे मुसलमान दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी ये बात देखनी होगी कि ये जो MY समीकरण है, जिसका 32% वोट बैंक है बिहार में, उसमें 14% यादव, 18% मुसलमान। लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात देखें तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व यादवों के मुकाबले आधा है। इसलिए अब मुस्लिम वोट बैंक को लीडरशिप लेनी होगी। इन आंकड़ों के आधार पर विपक्षी दलों की तरफ से दो बातें कही जाती हैं। पहली बात यह कि बिहार में आबादी के हिसाब से अलग अलग जाति के लोगों को अब आरक्षण मिलना चाहिए। यानी अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, कम है तो कम मिलना चाहिए। यानी अगर बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के 63% लोग रहते हैं तो इन पिछड़ी जातियों के 63% लोगों को आरक्षण भी उनकी आबादी के हिसाब से ही मिलना चाहिए, उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब है अब आरक्षण इनके लिए बढ़ना चाहिए। अभी बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण है। तो सोचिए, अब जो बड़ा मुद्दा बनेगा वो ये कि संख्या तो है इनकी 63% और आरक्षण है 27%। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, इसलिए आरक्षण को भी बढ़ाना पड़ेगा। और यही चाल है इस समय नीतीश कुमार और लालू यादव की। ये सारे तमाम लोगों को ये कहेंगे कि आप हमें वापस लाइए, हम आपका आरक्षण 27% से बढ़ाकर और ज्यादा कर देंगे। लेकिन इस जनगणना के बाद अब इस आरक्षण को बढ़ाने की मांग अभी से शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि वो आबादी के हिसाब से लोगों को आरक्षण देने की मांग करते हैं, और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 सचिव ही ओबीसी समुदाय से हैं, और इसलिए वो बिहार के बाद देश में भी जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। तो कांग्रेस की और जो इंडिया गठबंधन है, उनकी जो रणनीति है वो ये कि पूरे देश में ये सर्वे होना चाहिए, पूरे देश में किस जाति के कितने लोग हैं ये पता चलना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर इन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। और गेम ये है, मास्टर स्ट्रोक जैसे ये मानते हैं वो ये कि अगर आबादी ओबीसी की, पिछड़ों की ज्यादा निकली तो फिर आरक्षण भी उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए। ये चुनावी मुद्दा बनेगा, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारे ओबीसी और पिछड़ा वर्ग जो है वो अब विरोधी विपक्षी दलों को वोट देगा, क्योंकि वो इन्हें यह सपना दिखाएंगे कि हम अगर आ गए तो हम आरक्षण बढ़ा देंगे। यानी पूरी जो रणनीति है आज के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, जब हम चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं, उस जमाने में जब हम दिन भर टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, सुपर पावर बनने की बातें करते हैं, हम इसरो को इतनी बड़ी ताकत बनाने की बातें करते हैं, उस जमाने में, उस दौर में, वर्ष 2023 में जब हम ड्राइवरलेस कारों की बात करते हैं, 2023 में जब हम रोबोट्स की बात करते हैं, उस जमाने में आज भी हमारे देश के नेता जाति के आधार पर और आरक्षण के आधार पर ही चाहते हैं कि सरकारें अपनी नीतियां बनाएं और चुनाव भी उसी आधार पर जीतें। राहुल गांधी मोदी सरकार पर ओबीसी समुदाय की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार के 77 में से 27 मंत्री और बीजेपी के 303 में से 85 सांसद ओबीसी समुदाय से हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। जबकि लोकसभा में कुल ओबीसी सांसदों की संख्या है 120 सिर्फ, यानी 35 ओबीसी सांसद बाकी पार्टियों से हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के 10 से भी कम सांसद ओबीसी समुदाय से आते हैं, 10 से भी कम। दूसरी बात यह कि सर्वे के आधार पर अब विपक्षी दलों ने बिहार की जातियों को 2 वर्गों में बांटना शुरू कर दिया है। एक तरफ है पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोग, और दूसरी तरफ है ऊंची और अगड़ी जातियों के लोग। और इस राजनीति में एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ है। एक तरफ बिहार की सरकार जातिगत जनगणना के जरिए जातियों के बीच असमानता को खत्म करने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस रिपोर्ट से जातियों के बीच असमानता को और ज्यादा बल भी मिल रहा है। तो अभी यह समझ में नहीं आ रहा कि इस सर्वे के मुताबिक, इस सर्वे के जरिए और इन आंकड़ों के जरिए हमारे देश के नेता, बिहार की सरकार और बाकी के जो नेता हैं, वो समाज को जोड़ना चाहते हैं या वो समाज को और ज्यादा तोड़ना चाहते हैं, और जातियों के बीच लोगों को क्या बांटने की कोशिश नहीं हो रही है। अब आप खुद सुनिए कि इस जातिगत सर्वे पर कौन सी पार्टी आज क्या कह रही है। किसी की
मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी। अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की भी संख्या बढ़ी है ना। 16 ना भाई 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1% आप बढ़ करके बढ़ा है ना। आप देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। 1931 में जब ब्रिटिश शासन था, सामंती व्यवस्था थी, तो लोग सामाजिक प्रतिष्ठा का भय खोने की वजह से जातियां छिपाते थे। ऊंचे पैमाने पर गरीब और वंचित जातियों ने अपने आप को उच्च वर्ण में शामिल कर लिया। मंडल कमीशन की जब अनुशंसाएं लागू हुई, उस समय पिछड़ी जातियों की संख्या 52 आकी गई। लेकिन ये मांग पिछले काफी समय से चली आ रही थी, इसका चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको बताना चाहिए कि 31 साल में 33 साल में हमने क्या किया गरीबों के लिए। ये गरीबों को बड़गलाने के सिवा ये जातीय जनगणना आंख में धूल झोंकने के बराबर और एक तरह से भ्रम पैदा करना समाज में। अब जनगणना का क्या डाटा हुआ है देखकर बात करेंगे। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहां मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहाँ है? बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। अब इस सवाल पर आते हैं कि बिहार में हुई इस जातिगत जनगणना से लोगों को क्या हासिल होगा। तो इस सवाल का जवाब यह है कि लोगों को इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, नेताओं को यह मुद्दा बड़ा प्रिय है और हमारे देश में लोग जाति के आधार पर समाज को न जाने कब से तोड़ते हुए आए हैं, क्योंकि ये समाज और ये जो जातियां हैं, ये हमारे नेताओं के लिए जातियां नहीं हैं, ये वोट बैंक हैं। अलग अलग वोट बैंक हमारे देश के नेताओं ने आजादी के बाद से हमारे देश में पैदा किए हैं। फिर उन वोट बैंक्स के आधार पर राजनीति होती है और जितनी ज्यादा जातियां उतने ज्यादा वोट बैंक। और इसे हमारे देश के नेताओं ने और हमारे देश के चुनावी एक्सपर्ट्स ने बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा फैंसी नाम दिया है। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अंग्रेजी में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन असल में ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक टकराव है। ये समाज को तोड़ने का एक ऐसी इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है जिससे समाज कभी भी शायद एक साथ रह नहीं पाएगा। बिहार सरकार ज्यादा से ज्यादा इस जनगणना के आधार पर राज्य में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के कोटे में वृद्धि कर सकती है। तो अब आप ये समझिए, आम जनता के हिसाब से अगर आप हमारे दर्शक हैं और अगर आप ओबीसी में हैं, पिछड़े वर्ग से हैं या अति पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपके मन में बस एक सवाल सीधा ये होगा कि इससे हमें क्या फायदा होगा। तो आपको बताते हैं कि आपको क्या फायदा होगा। फायदा ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि इस नए आंकड़े के हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय का आरक्षण बढ़ा दिया जाए। नियमों के मुताबिक अगर ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण के इस कोटे को बढ़ाना है तो इसके लिए कुल आरक्षित कोटे का भी दायरा और बढ़ाना पड़ेगा, और यह काम राज्य सरकार नहीं कर सकती क्योंकि इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और फिर केंद्र सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी बैठा है जो यह कहता है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर बिहार सरकार ने राज्य में किसी तरह से
पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का कोटा उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ा भी दिया तो भी इससे लोगों का कल्याण कितना हो पाएगा? हमारा अंदाज ऐसा है, बहुत ही मामूली हो पाएगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि बिहार सरकार में नौकरियां तो हैं ही नहीं। केंद्र सरकार के पास भी कितनी नौकरियां हैं और बिहार सरकार के पास भी कितनी नौकरियां हैं, और नौकरियां ही अगर नहीं हैं तो आरक्षण का आप क्या कीजिएगा? अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो 25 लाख से भी कम है, जबकि राज्य में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की कुल आबादी है 8 करोड़ 24 लाख। 8 करोड़ 24 लाख आबादी के लिए 25 लाख से भी कम नौकरियां हैं, और इसलिए सिर्फ आरक्षण के कोटे से पिछड़ी जातियों का कल्याण संभव नहीं है। और ये तो 25 लाख नौकरियां ही हैं, इसमें बाकी के भी वर्ग होंगे। यहां एक सवाल यह भी है कि हमारे देश के लोगों को सरकारी नौकरियां ही क्यों चाहिए? अब बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे आरक्षण मिले। आरक्षण क्यों चाहता है? ताकि उसे नौकरी मिले, लेकिन नौकरी है नहीं। और यह आरक्षण किन नौकरियों में चलेगा? सिर्फ सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में तो चलेगा नहीं। लेकिन लोग सरकारी नौकरी ही चाहते हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं चाहते। आज 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश भारत में केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मानी जाती है, जबकि प्राइवेट नौकरियों की संख्या हमारे इसी देश में लगभग 5.5 करोड़ मानी जाती है। यानी प्राइवेट नौकरियां सरकारी नौकरियों के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोगों को प्राइवेट नौकरी नहीं बल्कि नौकरी तो सरकारी ही चाहिए, और इसीलिए अलग अलग सरकारें और राजनीतिक दल इन सरकारी नौकरियों में आरक्षण की राजनीति करती हैं। असल में इन सरकारी नौकरियों को वोट के बदले में बेचती हैं। ये असल में अगर आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियों की बोली लगी हुई है। सरकारी नौकरियों को जो है आपके सामने बेचा जा रहा है, ऑक्शन हो रहा है, इन सरकारी नौकरियों की बोली लग रही है, और आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आपने हमें वोट दिया तो इन सरकारी नौकरियों में हो सकता है आपकी भी लॉटरी लग जाए, जबकि ये नौकरियां पाना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि लॉटरी लगने जैसा। और ये राजनीति इन पार्टियों के लिए चुनाव में हर बार लाभदायक भी साबित होती है, क्योंकि इससे वोट मिलते ही हैं। ये हथियार जो है हर बार चलता है और ये अचूक है। आप ऐसे समझिए कि लोगों को जातियों में बांटकर राजनीतिक दलों ने वोटों का एक पिज्जा तैयार किया है। हमारे युवाओं को आजकल पिज्जा बहुत पसंद आता है, इसलिए आज हमने थोड़ा अपना फॉर्मेट बदल दिया है। अब आप समझिए कि एक पिज्जा है वोटों का, जो हमारे नेताओं को खाना है। तो ऐसा पिज्जा तैयार कर लिया गया है जिसमें हर जाति और वर्ग का एक स्लाइस आपको अलग से नजर आता है, और ये सारी राजनीति इस वोटों वाले पिज्जा को ज्यादा से ज्यादा और छोटे छोटे स्लाइसेस में बांटने के लिए हो रही है। ये जो पिज्जा आप देख रहे हैं, इसमें जितने ज्यादा स्लाइस छोटे छोटे बटेंगे उतना नेताओं को ज्यादा फायदा होगा, और हर नेता फिर क्या कोशिश करेगा कि वो एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा 2 स्लाइस या 3 स्लाइस इस पूरे पिज्जा में ले ले। जिसने 3 स्लाइस ले लिए, यानी 3 अलग अलग तरह के वोट बैंक ले लिए, वो जीत जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आरजेडी है या नीतीश कुमार है। आरजेडी की जो रणनीति है वो है कि वो पहले यादव वोटों का स्लाइस लेगी इस पिज्जा में से, फिर मुस्लिम वोटरों का स्लाइस लेगी इस पिज्जा में से, और ये जो स्लाइस है, ये 2 स्लाइस, ये मिलकर ही इस पिज्जा का 32% बन जाएंगे। तो सोचिए 32% उन्होंने एक ही झटके में 2 स्लाइस बड़े बड़े निकाल लिए। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश के 2 टुकड़े हुए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान, जिसका दर्द हमें आज तक भी है। लेकिन आज हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा जातियां हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारा देश आज 1 लाख से ज्यादा जातियों में बंट चुका है। हमारा समाज 1 लाख से ज्यादा जातियों में बंट चुका है, और इन जातियों को लेकर आज भी जबरदस्त कंफ्यूजन है। वर्ष 2011 में जब हमारे देश में आखिरी बार जनगणना हुई थी, 2011 के बाद से अब तक नहीं हुई है, लेकिन जब 2011 में गिनती हुई हमारी पॉपुलेशन की, उस समय भारत में जातियों और उपजातियों की कुल संख्या जो पाई गई वो थी 46 लाख। आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा, हमारे देश में 46 लाख जातियां और उपजातियां बताई गई 2011 के सेंसस में, जिस पर तब बहुत विवाद हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े वर्ष 1931 में जारी हुए थे, जब हम गुलाम थे, जब
भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था और अंग्रेजों के समय हुई इस जनगणना में यह पता चला था कि हमारे देश में कुल जातियों की संख्या है 4147। तो 1930 में आप समझिए 1931 में 4147 जातियां और 2011 आते आते इन्हीं जातियों की संख्या 4000 से बढ़कर 46 लाख हो गई। अब इस पर बड़ा विवाद है कि ऐसा हुआ कैसे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक हलफनामा दायर किया जिसमें केंद्र सरकार ने बताया कि 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जब यह जातिगत जनगणना हुई तो इसके आंकड़े इसलिए सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इनमें जातियों के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उन आंकड़ों में कई तरह की खामियां हैं। ये आंकड़े सही नहीं हैं, इनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और ये आंकड़े इस्तेमाल के लायक नहीं है। फिर भी आज एक यूपीए सरकार से और कांग्रेस से एक सवाल जरूर बनता है, वो ये कि जब 2011 में उन्होंने ये जनगणना करवाई और उन्होंने जाति के आधार पर भी पूरी गिनती करवाई तो उन्होंने 2011 से लेकर 2014 तक जब तक उनकी सरकार थी तब ये आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए। अगर यूपी की सरकार चाहती, जिसमें तब राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, वो चाहते तो मनमोहन सिंह को कह सकते थे कि आप 2011 में जो ये जनगणना हुई है इसमें जातिगत आंकड़े जो हैं उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए, लेकिन 2014 तक उन्होंने नहीं किए। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने बाद में उन्होंने भी नहीं किए, लेकिन उनका यह कहना था कि हम सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत में वर्ष 2011 में जो आखिरी बार जनगणना हुई उसमें यह तो बताया गया कि देश की कुल आबादी में 16.6% शेड्यूल कास्ट हैं, 8.6% शेड्यूल ट्राइब हैं, लेकिन बाकी जातियों की जनगणना के आंकड़े तब सार्वजनिक नहीं किए गए और जो आंकड़े बताए भी गए थे उन्हें केंद्र सरकार तब भी सही नहीं मान रही थी। आज एक बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब को नई जातियां क्यों नहीं माना जाता। तो आज हम एक नया विचार आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे देश में पहले हजारों जातियां थी, आज लाखों जातियां हैं। हमारा समाज बुरी तरह से बटा हुआ है। तो आज जो हम आपके सामने ख्याल लेकर आए हैं, एक विचार लेकर आए हैं, वो ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब जातियों के जाने का समय आ गया है। क्या आज के जमाने में वर्ष 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हमें जातियों की आवश्यकता है। क्या भारत की सरकार को आज और राज्य सरकारों को सिर्फ जातियों के लिए अलग नीतियां बनाने की आवश्यकता है। क्या जातियों के नाम पर ही चुनाव जीता जा सकता है, विकास के नाम पर नहीं जीता जा सकता। तो आज जो मैं विचार आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि इन जातियों से भी एक बड़ी जाति है, उस जाति का नाम है गरीबी। ये सब लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, जिनके नंबर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, असल में इन लोगों की एक ही जाति है और वो जाति है गरीबी। अगर आप और ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो देश में दो जातियां होनी चाहिए, एक गरीब और एक अमीर। और क्या जाति होगी। गरीबी अपने आप में सबसे बड़ी जाति है जो इन सारे बाकी की जातियों को, इन सारे जो उन्हें परिवार से जो जातियां मिली हैं उन सबको एक साथ जोड़कर रख सकती है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो जातियां होनी चाहिए अब उनको अलग तरह की परिभाषा देनी चाहिए। जैसे एक जाति होनी चाहिए उच्च आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए मध्यम आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए निम्न आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए अति निम्न आय वर्ग की। ये जातियां होनी चाहिए। भारत में 20 लाख लोग उच्च आय वर्ग में आते हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोग अपर मिडिल क्लास में आते हैं, 9 करोड़ 9 लाख लोग मिडिल क्लास में आते हैं और 119 करोड़ 70 लाख लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं 119 या 120 करोड़ लोग जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, इनकी जाति है गरीबी। ये है जाति। और 5 करोड़ 90 लाख लोग हमारे देश में गरीब माने जाते हैं या अति गरीब माने जाते हैं। तो जो आप आखिरी की दो जातियां जो देखेंगे, लोअर मिडिल क्लास और गरीब, इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो हमारे देश में 125 करोड़ के आसपास जो जनता है वो इन दो जातियों में आएगी। उनकी जाति का नाम ये होना चाहिए, उनकी जाति का नाम होना चाहिए गरीब। और फिर उनके हिसाब से, आर्थिक जाति के हिसाब से फिर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार से दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव में जो जातियों का दुरुपयोग होता है
ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो जातियां हैं ये खत्म हो जाएंगी और चुनाव जो है वो आर्थिक जातियों के आधार पर लड़े जाएंगे। एक और बड़ी बात हमारे देश में जो है वो ये है, आज आरक्षण की वजह से जो ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो अति पिछड़े वर्ग में जाना चाहता है, अति पिछड़ा वर्ग शेड्यूल कास्ट में जाना चाहता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जाना चाहता है, सब पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर आरक्षण ज्यादा है। होना यह चाहिए कि हमारे देश में सरकार की सफलता इस पैमाने पर मानी जानी चाहिए कि अब कितने ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें आरक्षण नहीं चाहिए। हर साल सरकार को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि इस बार हमारे देश में हमने 5 करोड़ लोगों को आरक्षण से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्हें आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। यह आंकड़ा जारी होना चाहिए। जो हम आपको आर्थिक जाति के बारे में बता रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? जो गरीब है वो लोअर मिडिल क्लास में आ जाए, जो लोअर मिडिल क्लास में है वो मिडिल क्लास में आ जाए, जो मिडिल क्लास में है वो अपर क्लास में आ जाए। ये जो फॉर्मूला है ये लोगों को नीचे से ऊपर ले जाएगा। अभी जो फॉर्मूला है वो ऊपर से नीचे ले जा रहा है। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले, यहां पर उल्टी गिनती होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आरक्षण से हर साल निकलते चले जाएंगे और एक दिन, आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश में किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। गरीब नहीं बचेंगे, लोअर मिडिल क्लास नहीं बचेंगे, अपर क्लास होगी और मिडिल क्लास होगी। यह आज के भारत की नई जातियां होनी चाहिए और लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी पारंपरिक जातियों के आधार पर ही यह काम हो रहा है और यह इसलिए होता है क्योंकि इन जातियों के आधार पर छोटे छोटे वोट बैंक बनाए गए हैं, जिससे नेता बड़ी आसानी से बिना कोई काम किए, बिना कोई विकास किए चुनाव जीत जाते हैं। तो आर्थिक जातियों पर नजर डालिए। भारत में 62% परिवारों के घरों में आज भी रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिज नहीं है। 62% परिवारों के घरों में यह अलग जाति है। 95% परिवारों के घर में आज भी एयर कंडीशनर नहीं है, यह अलग जाति है। इन परिवारों की जातियां क्या होंगी? क्या इन परिवारों को इनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये जातियां नहीं मिलनी चाहिए और इनके आधार पर उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आज सबसे बड़ा सवाल हम आपके सामने यही लेकर आए हैं। मान लीजिए आज एक अगड़ी जाति का परिवार है और एक अति पिछड़ी जाति का परिवार है। अति पिछड़ी जाति के परिवार में एसी भी है, गाड़ी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे आरक्षण मिलता है। और अगड़ी जाति का जो व्यक्ति है उसके घर में ना एसी है, ना फ्रिज है, ना गाड़ी है, लेकिन उसे तब भी आरक्षण नहीं मिलता। किसे सही मानेंगे आप? पश्चिमी देशों में जाति प्रथा है ही नहीं। आप तो जानते हैं हमारे देश में जातियां हैं इतनी लाखों, लेकिन पश्चिमी देशों में तो कोई जातियां हैं ही नहीं, जिन्हें आज हम विकास का सबसे बड़ा मॉडल मानते हैं। उस अमेरिका में जहां जाने के लिए हम लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और अगर वीजा मिल जाता है तो हम अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझते हैं। ऐसे देशों में कोई जाति प्रथा है ही नहीं और वहां लोगों को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ आर्थिक जाति के हिसाब से दिया जाता है। आप किस आर्थिक जाति में हैं उसके हिसाब से सरकार आपके लिए काम करती है। वहां मिडिल क्लास, लोअर क्लास ही जातियां हैं और इसी के आधार पर लोगों को आर्थिक मदद मिलती है, सरकारी योजनाएं मिलती हैं। इसी के आधार पर वहां लोगों के लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं। लेकिन भारत में इसका उल्टा है। भारत में पारंपरिक जातियों को लोगों के कल्याण का आधार माना जाता है और इस व्यवस्था में उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है जो असल में वंचित है ही नहीं। आप खुद सोचिए, अगर कोई परिवार जाति से पिछड़ा है लेकिन उस परिवार में एक या उससे ज्यादा लोगों के पास पहले से ही बड़ी सरकारी नौकरी है, तो क्या उस परिवार को भी आरक्षण लगातार मिलते रहना चाहिए या आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जिनकी जाति लोअर मिडिल क्लास है या जिनकी जाति असल में गरीब है? आज एक और बड़ा सवाल यह है कि अभी जिन पार्टियों के नेताओं ने वोटर्स को जातियों में बांटा हुआ है, वो एक जाति और वर्ग के लोगों का वोट लेकर यह कहती हैं कि अगर उन्होंने अपनी जाति के नेता को वोट दिया तो वो नेता अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो आज का आप बिजनेस मॉडल नेताओं का समझ लीजिए। आजकल जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब किसी न किसी जाति की पार्टियां हैं। वो किसी एक जाति को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उसके बाद उस जाति के उस पार्टी के जो नेता हैं वो उस जाति के लोगों से, वोटर से कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आपकी जाति का पार्टी हैं, और वो सारे वोट लेकर वो अपने बेटे को या फिर उसके बेटे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। जाति के लोगों को क्या मिला? क्या ये सारे लोग जो नेता अपने आप को जातियों को कहते हैं,
क्या वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस जाति में जो सबसे बेहतरीन काबिल कैंडिडेट होगा उसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो ऐसा तो नहीं कहते। वो कहते हैं कि वोट जाति के लोग डालें, लेकिन मुख्यमंत्री मेरा बेटा बनेगा। असल में यह बिजनेस मॉडल भी बदलना चाहिए। अगर कोई एक जाति की पार्टी है, मान लीजिए कोई यादवों की पार्टी है, तो उन्हें यह कहना चाहिए कि जब हम जीतेंगे तो यादव समुदाय में जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट होगा, सबसे काबिल व्यक्ति होगा, उसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए आज इन जातियों के वोटर्स को यह समझना होगा कि वो इस राजनीति में इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्हें इन नेताओं से यह कहना चाहिए कि क्या ये नेता अपने बेटे की जगह उनमें से किसी व्यक्ति को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के बाद अब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग हो रही है ताकि आरक्षण को लेकर नई बहस छिड़ी जा सके और जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग को फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में इसका पूरा भरपूर लाभ लिया जा सके। फिलहाल भारत सरकार नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आदिवासी समुदाय को 7.5%, दलित समुदाय को 15%, ओबीसी को 27% और जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दे रही है। कई राज्यों में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिल रहा है, जबकि बिहार में यह 27% से 33% तक हो चुका है, जिनमें पिछड़े वर्ग को अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र में यह आरक्षण ओबीसी समुदाय के लिए 27% है। लेकिन अगर भारत में जातिगत जनगणना होती है तो इससे इस आरक्षण में बदलाव की मांग की जा सकती है और इसमें भी ओबीसी का नाम इसलिए हर पार्टी ले रही है क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि देश में ओबीसी समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा है, जैसे बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 63% निकली है। भारत वो देश है जहां की राजनीति पूरी तरह से जातियों में बटी हुई है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेकर जितनी भी सोशल इंजीनियरिंग करती हैं, वो सब कुछ जातियों के आधार पर ही होता है। इसलिए अगर इन पार्टियों को यह पता चल जाए कि किस राज्य और क्षेत्र में किस जाति और समुदाय की कितनी आबादी है, तो इससे इन पार्टियों के लिए चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग करना और इन जातियों के नाम पर तुष्टीकरण करना बहुत आसान हो जाएगा। तुष्टीकरण का मतलब है जातियों के हिसाब से उनके लिए आरक्षण की मांग करना, उन्हें खुश रखना, और यह हमारे देश में हर बार होता रहा है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 1980 के दशक में जातियों की आबादी के हिसाब से उनके लिए आरक्षण की मांग की थी। उस दौरान बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना, जिसने वर्ष 1980 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत की आबादी में 52% लोग ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए इस पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट पर तब बहुत राजनीति हुई और 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर दिया। इस राजनीति से यह हुआ कि हमारे देश में उन पार्टियों और नेताओं का देश में समर्थन बढ़ गया जो ओबीसी आरक्षण के लिए की गई इन सिफारिशों के साथ थे, जो इनका समर्थन कर रहे थे। और इनमें काशीराम से लेकर नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे कई नेता अचानक से बहुत बड़े बन गए और आज भी यही हो रहा है। तो हम आपको महात्मा गांधी की फिटनेस का राज बताएंगे, क्योंकि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, आज गांधी जयंती है। महात्मा गांधी के विचारों से आप प्रभावित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इस पर हमारे देश में अलग अलग राय हैं, आपकी भी अलग अलग राय होगी। लेकिन आज के जमाने में उनके फिटनेस टिप्स और उनकी डाइट आपके बहुत काम आ सकती है, चाहे आपकी विचारधारा कुछ भी हो। महात्मा गांधी की फिटनेस का सबसे बड़ा राज यह था कि वो अपनी दिनचर्या को लेकर काफी अनुशासित और ईमानदार थे और वो कभी भी इसे पूरा करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाते थे। उनके दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती थी, जिसके बाद वो सुबह 4:20 पर प्रार्थना करते थे। और क्योंकि उन्हें लिखना बड़ा पसंद था, इसलिए वो हर रोज सुबह सुबह कुछ ना कुछ लिखते जरूर थे, जिससे उनका मन शांत और स्थिर रहता था। इसके बाद हर रोज सुबह 7 बजे वो 5 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक करते थे। फिर 7:30 बजे तक वो अपने सुबह का नाश्ता कर लिया करते थे। दिन का खाना यानी लंच वो सुबह 11 बजे तक कर लिया करते थे और रात का खाना वो शाम को 5 बजे ही खा लेते थे। रात के खाने के 1.5 घंटे बाद शाम को लगभग 6:30 बजे वो फिर से वॉक करते थे और रात 9 बजे तक वो सारे काम करके अपने सो जाया करते थे। और हर हफ्ते सोमवार के दिन वो मौन व्रत रखते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी कहीं जाने के लिए ना तो मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ना ही रिक्शा का इस्तेमाल करते थे। ज्यादातर
बल्कि वो इसकी जगह शहर और गांव में भी पैदल चलना ही पसंद करते थे। महात्मा गांधी हर दिन औसतन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे और वर्ष 1913 से 1948 के बीच इन 35 वर्षों में उन्होंने 79,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जो आज 20 से 25 वर्ष के बहुत सारे युवा भी इतना पैदल नहीं चल सकते जितना महात्मा गांधी 75 वर्ष की उम्र में पैदल चला करते थे। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए बहुत सारी पैदल यात्राएं की, जिनमें वो कई कई दिन और कई कई महीनों तक सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते थे। और इन पैदल यात्राओं में महात्मा गांधी कभी थकते नहीं थे, बल्कि वो इन यात्राओं से अंग्रेजों को थकाते थे। वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी 60 वर्ष के थे, तब उन्होंने नमक सत्याग्रह के लिए 388 किलोमीटर लंबा दांडी मार्च किया, जिसमें वो हर रोज औसतन 16 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते थे। पैदल यात्राओं के अलावा भूख हड़ताल और उपवास को भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान कुल 17 भूख हड़तालें की, जिनमें सबसे बड़ी भूख हड़ताल 21 दिनों की थी। महात्मा गांधी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो अपनी भूख हड़ताल के दौरान भी ऊर्जा से भरपूर रहते थे और उनकी भूख हड़ताल और उपवास असल में अंग्रेजों का गला सुखा देते थे। आज के जमाने में जब उपवास के दौरान लोग सुबह से लेकर शाम तक व्रत वाली नमकीन खाते हैं, कुट्टू के आटे के पकौड़े खाते हैं, बाजार में व्रत की थाली बेची जाती है, तब असली उपवास का मतलब आपको महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। महात्मा गांधी की जो हाइट थी वो थी 5 फीट 5 इंच। उनका वजन था लगभग 47 किलोग्राम और अपनी मृत्यु से पहले वो 78 वर्ष की उम्र में भी काफी फिट थे। और इस फिटनेस का कारण यह था कि खान पान को लेकर महात्मा गांधी के अपने बहुत ही कड़े सिद्धांत थे। महात्मा गांधी चाय और कॉफी पीने के सख्त खिलाफ थे और एक समय ऐसे भी आया जब उन्होंने खाने में नमक का सेवन पूरी तरह बंद कर दिया, नमक खाना ही बंद कर दिया। फिर डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्होंने फिर से नमक खाना शुरू किया और वो दिन भर में तब भी 2 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाते थे, मुश्किल से 2 ग्राम नमक एक दिन में। जबकि आज भारत के लोग हर दिन औसतन 8 ग्राम नमक खाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और WHO कहता है कि एक औसत व्यक्ति को 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। 5 ग्राम। महात्मा गांधी 2 ग्राम खाते थे और आज हमारे देश में लोग 8 ग्राम खाते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी शाकाहारी थे और उनके खाने में देसी अनाज, फल और हरी सब्जियां ज्यादा होती थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन तंबाकू, सिगरेट और शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में लगाया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि महात्मा गांधी को आम खाना बड़ा पसंद था और वो अक्सर आम देखकर कई बार खुद को रोक नहीं पाते थे, लेकिन इस मामले में भी उन्होंने अपने मन पर विजय पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया और बाद में आम पर भी उन्होंने अपना अनुशासन लागू कर दिया। आपने देखा होगा हमारे देश में जितने भी तमाम सरकारी दफ्तर हैं, अदालत हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वगैरह वगैरह, हर जगह महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होती है, जिस भी सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे। लेकिन आज हमारा सवाल यह है, क्या भारत के लोग डाइट और फिटनेस के मामले में महात्मा गांधी को अपना आदर्श मान सकते हैं? और क्या अब उनकी तस्वीर आप जिम में भी देख पाएंगे? और क्या हमारे देश के जिम्स में अमेरिका के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें तो होती ही हैं, लेकिन क्या अब आप डाइटिशियंस के यहां पर, डॉक्टरों के यहां पर महात्मा गांधी के पोस्टर कभी देख पाएंगे? ये बताते हुए कि आपको महात्मा गांधी की डाइट फॉलो करनी चाहिए, आपको महात्मा गांधी का जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो। इसलिए आज हम हमारे देश भर के डॉक्टर्स को, खास तौर पर डाइटिशियंस को, खास तौर पर ऐसे लोगों को जो अपना वजन घटाने के बारे में सोचते रहते हैं, या ऐसे डाइटिशियंस जिनके क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें वजन लगातार अपना जल्दी से जल्दी कम करना है, उन लोगों को महात्मा गांधी की डाइट स्टडी करनी चाहिए। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ तस्वीरें आपके लिए बनाई हैं, जिनमें आप देख पाएंगे कि अगर भारत के जिम्स में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई जाए तो हमारे ये जिम कैसे दिखाई देंगे, जरा देखिए बड़ी स्क्रीन पर। समान व्यवहार को लेकर भी महात्मा गांधी के विचार बड़े स्पष्ट थे। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत में लोग किसी भी वर्ग, जाति और धर्म के हों, लेकिन उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो देखिए उनके जो विचार थे
छुट्टी तो हम कर लेते हैं राष्ट्रीय अवकाश उनके जन्मदिन पर, लेकिन उनके विचारों को आज तक हमने अपनाया नहीं। सबसे बड़ा उनका विचार यह था कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आज का कड़वा सच है कि हमारे देश में अब भी स्वाभिमान सिर्फ अमीरों का माना जाता है, गरीबों के लिए कोई स्वाभिमान है ही नहीं। आज भी गरीबों का लगातार अपमान होता है। आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर मौजूद है, जहां गरीबों को कोई सुनवाई का मौका नहीं मिलता। आज पुलिस थाने में गरीब एफआईआर दर्ज कराने से लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन तक के लिए गरीब लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। अगर आप मंदिर में भी जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, वहां पर भी वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है। जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अलग लाइन में लगकर वीआईपी दर्शन करते हैं, और जो गरीब लोग हैं उन्हें धक्के मारकर बड़ी मुश्किल से दर्शन करने का मौका मिलता है। तो महात्मा गांधी इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे और वो कहते थे कि सबको समान व्यवहार मिलना चाहिए, जिसमें आज हम बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो महात्मा गांधी की बातें तो कितनी भी बड़ी बड़ी कर लीजिए, लेकिन हमने उनके विचारों को अपनाया नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे गरीब लोग देखे हैं जिनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं, इसलिए पैसे वाला गरीब नहीं बल्कि दिल से दौलतमंद बनिए। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि आप दिल से दौलतमंद बने। समान व्यवहार के अलावा गांधी जी महिलाओं के सम्मान की बात करते थे और उनका मानना था कि महिला सम्मान के बिना एक सभ्य समाज और सशक्त देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। और यहां पर भी हम फेल हुए। आज भी हमारे देश में महिलाओं को छेड़छाड़ की घटना पर चुप रहने के लिए कहा जाता है वो अपना रास्ता क्यों नहीं बदल लेती अगर रास्ते में कोई छेड़छाड़ करता है, या वो उन लड़कों को, उन गुंडों को उनकी तरफ देखती ही क्यों हैं जो उन्हें घूर कर देखते हैं, और उनकी नजरें नीचे रहनी चाहिए। और आज भी हमारे देश में महिलाओं को हर गली चौराहे पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश हर रोज होती रहती है। जिस लड़की का दोस्त होता है उस लड़की को तेज कहा जाता है, जो देर से घर आती है उसके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है, जो अपने ससुराल में अपने पति की हिंसा का विरोध करती है उसे कहा जाता है कि उसने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया। ये सब हमारे देश में होता है। यानी महात्मा गांधी महिलाओं के सम्मान का सपना देखते थे, लेकिन आज भी भारत की 69 करोड़ महिलाएं उस सम्मान से कई रूप में वंचित हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस को डीरेल करने की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई। वो कौन लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में रेल दुर्घटनाएं होती रहें। ये तस्वीरें भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच रेलवे ट्रैक की हैं, जहां आज उदयपुर से जयपुर की तरफ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वहां एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच गई। यह ट्रेन आज सुबह 9:55 पर जब इस स्थान पर पहुंची तो रेलवे ट्रैक पर लोहे के सरिये और पत्थर किसी ने डाल दिए थे और इस ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। लेकिन ट्रेन के पायलट को सही समय पर इसका पता चल गया और उसने ट्रेन को रोक दिया, जैसे दुर्घटना होने से टल गई। तस्वीरें आप देखिए कि क्या किया हुआ था। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यह वही ट्रेन है जिसका आज से 8 दिन पहले 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वर्चुअल उद्घाटन किया था और उसके दूसरे ही दिन 25 सितंबर को इसी इलाके में इस ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई और आज यह घटना हो गई। कि सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास्ट भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है। एसओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो असामाजिक तत्व और कुछ शरारती तत्व जिन्होंने ये कार्य किया है, इनके खिलाफ जांच की जाएगी और इस जांच के उपरांत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, ताकत जीतने से नहीं आती, आपका संघर्ष आपकी ताकत का विकास करता है। जब आप कठिनाइयों से गुजरते हैं और हार नहीं मानने का फैसला लेते हैं तो वो असली ताकत होती है।